अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मरकज़ी हुकूमत ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल गरीबों और तमाम मुसलमानों के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए लाया गया है और अगर ये बिल कानून बन जाता है तो अरबों रुपए की मालियत की वक्फ इमलाक का गलत इस्तेमाल रुक जाएगा और गरीब मुसलमानों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। अक़लियती बहबूद के वज़ीर किरण रिजिजू ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि अपोजिशन अराकीन सियासी दबाव की वजह से इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यह बिल सबके मफाद में है और इससे अवाम को फ़ायदा होगा। बिल में की गई कई शकों में तरमीम से आइन के किसी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है और ना ही इसमें किसी के हुकूक छीने जा रहे हैं। इस बिल के ज़रिए जिनको हुकूक नहीं दिए गए उनको हुकूक दिए गए हैं। ये बिल वक्फ बोर्ड में ख़वातीन की रुकनीत को लाजमी करार देता है और इसमें हर मुस्लिम कम्युनिटी की ख़वातीन को शामिल किया जाएगा। आज इस बिल को लेकर लोकसभा में काफ़ी बहस हुई, लेकिन अपोजिशन के मुतालबे पर इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी से रिफ़र करने का फैसला लिया गया। सबसे पहले तो सर, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ये एक्ट लाया गया है। 1954 में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए सर। काफी अमेंडमेंट होने के बाद मैं पूरा इतिहास में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्फ का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहां सदन में आना पड़ रहा है। सर, 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो भी प्रावधान लाया गया था, उसको कई लोगों ने अलग अलग तरीके से उसका असेसमेंट किया, उसको देखा है कि वाकई 1995 का वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या ठीक है, काफ़ी है, जिस पर्पस के लाया गया है वो सर्व कर रहे हैं। कई कमेटियां, कई लोगों ने इसका पूरा एनालिसिस किया है सर। मैं उसका आपके सामने में अभी रखूंगा, लेकिन ये पाया गया है कि 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये बिल्कुल। कांग्रेस MP KC वेणुगोपाल ने कहा कि हम हिंदू हैं, लेकिन साथ ही हम दूसरे मज़ाहिब के अक़ीदे का भी एहतराम करते हैं। ये बिल महाराष्ट्र और हरियाणा इंतखाबात के लिए ख़ास है। आप नहीं समझते कि पिछली बार हिंदुस्तान के लोगों ने आपको वाज़ेह तौर पर सबक सिखाया था? ये विफाकी निज़ाम पर हमला है। Sir, thank you very much for giving me an opportunity to raise an objection on this draconian law which is introduced by the government. Sir, fundamentally this is an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Sir, see sir, as per the provision, clearly composition of the Central Waqf Council, basically the Central Waqf Council, where the Waqf property is coming, sir, that is coming from the donations of the believers, those who are believe in the God and those who are be that they are giving the Waqf donations. Now Article 26 is very clear, sir. Freedom to manage religious affairs subject to public order, morality and health. Every religious denomination of any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. To manage this. कांग्रेस MP इमरान मसूद ने कहा कि वक्फ बोर्ड मसाजिद का इंतज़ाम करता है। आप वक्फ की ताकत को हटाकर DM राज लाना चाहते हैं। वक्फ इमलाक को तजावुज़ात से आज़ाद कराने के बाद ये बिल
लाया जाना चाहिए था। मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फ़र्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है। और आप अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वक्फ जायदादें अवामी मिल्कियत नहीं हैं। वक्फ जायदाद से मुराद मस्जिद और दरगाह की जगह है। हुकूमत कह रही है कि हम ख़वातीन को मेंबर बनाएंगे, क्या वो बिल्किस बानो को भी मेंबर बनाएंगे? ये हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन है। Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25. Sir, it is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. Will their property or dispose it. But what is Islam for 5 years? Sir, 1-2 मिनट दिए, सबको दिया आप। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrage. Why is arbitrage? Sir, existing law protected the status of registered Waqf properties. We have replaced that by empowering collector to determine title. You are violating principle of rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offence. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced, sir, मैं खत्म कर रहा हूँ. Secondary level officers can be appointed technical members. 83 states that joint secretary added tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing Waqf by user, this government wants to take over Dargah, Masjid and Waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to Waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is government बोल रही है सर मैं खत्म कर रहा हूं सर आधा मिनट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे मुझे यकीन है मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर डीएमके की कायद करीमोई ने कहा कि ये आर्टिकल 30 की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है जो अक़लियतों के अपने इदारों को चलाने के हक़ से मुतालिक है यह बिल एक मखसूस मजहबी गिरोह को निशाना बना रहा है It's a very sad day in Parliament today. This year, when we came back to the Parliament, many of the members took their oath. It's just not against the Constitution, it's against federalism, it's against a religious minority, it is against human beings. Yes.
It shuns justice in every possible way. The bill violates Article 25 and Article for a Muslim or a Christian to be part of the board which manages a Hindu temple. एनसीपी के रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने कहा कि या तो इस बिल को वापस ले लें या स्टैंडिंग कमेटी को भेजें, किसी से मशवरा किए बगैर एजेंडे को आगे ना बढ़ाएं। बिल का मुसवदा अरकान पार्लियामेंट तक पहुंचने से पहले मीडिया तक पहुंच गया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बिल 6 अगस्त को अरकान पार्लियामेंट को भेजा गया था। एमपी पोर्टल चेक करें। Sir, the only concern is this should not be a pattern because Parliament is supreme in a vibrant democracy like India. That's the only limited point I am raising here, sir. Sir, in section 3C, the collector issue which Kani Mozi ji has raised, it's very, very worrying. A collector cannot take these decisions unilaterally. We vehemently object to that. Deleting section 40. Now, Waqf is there or is not there is clearly needs to be told. You have deleted section 40, sir. It is not helping the cause, or I don't know what the intention is. If you are really bringing in transparency into a system, why are you deleting section 40 is my question to this. Then the Waqf tribunal, it's completely weakened. The tribunal has a detailed reply, which I appreciate, but she is saying that nothing is, don't bring issues here, go back to you. But if in the GST council my minister doesn't come, what can I do? If we are not heard, how will it happen? समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बिल हिसाबी सियासत के हिस्से के तौर पर पेश किया जा रहा है। गैर मुस्लिमों को वक्फ में शामिल करने का कोई जवाब नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट को इख्तियार देंगे तो अफरा तफरी फैल जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मायूस है और चंद कट्टर हामियों को मुतमईन करने के लिए ये बिल लाया गया है। माननीय नोटिस आए वो एक मिनट में अपनी बात को कह दें। 1 मिनट। अखिलेश जी, आप बोलना चाहते हैं? मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए 11 अगस्त को होने वाले कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट 2024 में कुछ अमली दुश्वारियों की वजह से मुलतवी करने का मुतालबा करने वाली दरखास्त पर जुमे को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने अर्जी गुजार विशाल सुरेन और दीगर के वकील अनिस तनवीर की जानिब से मामले का जिक्र करते हुए फौरी समाअत की दरखास्त को कबूल किया और 9 अगस्त तक फेरिस्त बनाने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को हिदायत की कि बराह करम कल इसकी फेरिस्त बनाए। सुरेन की तरफ से दायर दरखास्त में दलील दी गई कि उम्मीदवारों को ऐन वक्त पर ऐसे शहरों में इम्तिहानी मराकज़ अलॉट किए गए हैं जहां तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्हें अपने इम्तिहानी मराकज़ तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है।
दरखास्त में कहा गया कि इम्तिहानी शहरों की अलॉटमेंट 31 जुलाई को की गई, इम्तिहानी मराकज़ का ऐलान 8 अगस्त को होना है। इस तरह उम्मीदवारों को 11 अगस्त को इम्तिहान के लिए मुतालिका सेंटर तक पहुंचने के लिए बहुत कम वक्त दिया गया है। इसके अलावा इम्तिहान 2 शिफ्टों में लिया जाना है। यही नहीं, जनरलाइजेशन समेत दीगर फॉर्मूले के बारे में उम्मीदवारों को कुछ भी मालूम नहीं है, जिसकी वजह से दरखास्त गुजारों को कई तरह के खदशात का सामना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सह-रोज़ा मीटिंग में लिए गए फैसलों के अहम नुकात आज आरबीआई के गवर्नर ने मीडिया के सामने पेश किए। रेपो रेट 6.5% पर मुस्तहकम है, ये स्टैंडर्ड जमा सहूलत की शरह है। और SDRF 6.25% पर मुस्तहकम है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75% पर है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। माली साल 2024-25 में शरह नमो का तखमीना 7.2% किया गया है, जबकि फर्स्ट क्वार्टर में ये 7.1% थी, दूसरे क्वार्टर में ये 7.3% थी। which met on 6th, 7th and 8th of August. And it goes as follows. The Monetary Policy Committee met on 6th, 7th and 8th August. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and the overall outlook, it decided by a majority of 4:2 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate at 6.75%. हिंदुस्तानी खातून पहलवान विनेश फोगाट ने जुमेरात को ओलंपिक्स के फाइनल मैच से नाअहल होने के बाद कुश्ती को अलविदा कह दिया। फोगाट ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि माँ कुश्ती मुझसे जीत गई है, मैं हार गई हूँ, माफ़ कीजिएगा, आपका ख्वाब और मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जुमेरात को ऐवान में कांग्रेस की क़यादत वाली अपोजिशन पार्टियों के तर्ज अमल से इतना परेशान हुए कि वो नाराज़ होकर कुछ देर के लिए नशिस्त छोड़कर चले गए। जैसे ही चेयरमैन ने ऐवान में कानून साजी का काम शुरू किया वक्फे सिफर शुरू करना चाहा, अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेरिस ओलंपिक में खातून पहलवान विनेश फोगाट के वाक़े से मुतालिक मामला उठाना चाहा। चेयरमैन ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी, जिस पर अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। ऐवान में तृणमूल कांग्रेस के लीडर डेरेक ओब्रायन ने मुश्तइल होकर चिल्लाते हुए एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने कुछ देर के लिए ऐवान से वॉकआउट किया। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है। ये हर सीमा को लंघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां सदन के नेता के रूप में देख रही है। यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। मगरबी बंगाल में बाएं महाज की 34 साला हुक्मरानी के दूसरे और आखिरी वजीर आला बुद्धदेव भट्टाचार्य का आज सुबह इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 80 साल की थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य साल 2000 से 2011 तक मुसलसिल 11 साल तक वजीर आला के ओहदे पर फायज रहे। बुद्धदेव की मौत की इतला उनके बेटे सचितन भट्टाचार्य ने जुमेरात की सुबह दी। उन्होंने बताया कि बुद्धदेव ने सुबह का नाश्ता भी किया था, उसके फ़ौरन बाद वो बीमार हो गए। उनका इंतकाल सुबह 8:20 पर पाम एवेन्यू पर वाक़ अपने घर में हुआ। ज़राए के मुताबिक चाशुमे की रात बुद्धदेव को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन रात में ही उन्हें आराम हो गया था। इसके बाद ये फैसला किया गया कि वुडलैंड के डॉक्टर जुमेरात को सुबह 11 बजे तक आकर उनका मुआयना करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया जाएगा, क्योंकि वो अस्पताल जाने से बहुत हिचकिचा रहे थे। चुनाचे डॉक्टरों के मशवरे पर गौर किया गया, लेकिन बुद्धदेव जुमेरात की सुबह से दोबारा बीमार हो गए। सुबह उठकर नाश्ते के बाद
चाय पी, इसके बाद वो दोबारा बीमार हो गए और उन्हें नेबुलाइजर देने की कोशिश की गई। ज़राए के मुताबिक उस वक्त तक वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। डॉक्टरों को जल्दी इतला दी गई मगर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उदयदेव भट्टाचार्य अपने पेशरफ व साबिक वज़ीर आला ज्योति बासु की तरह उन्होंने बाद-अज़-मर्ग अपना जिस्म डोनेट कर दिया है, अतिया दिया है। CPM की रियासती क़यादत ने इस बात पर बातचीत शुरू कर दी है कि इस अमल को कहाँ और कैसे मुकम्मल किया जाए। फाइनेंशियल सर्विसेज में दुनिया भर में मशहूर चार्ल्स श्वाब कंपनी ने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर कायम करने का ऐलान किया। हिंदुस्तान में यह कंपनी का पहला सेंटर होगा। सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अमेरिका के दौरे में मसरूफ़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने डलास में कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट सेंटर के क़याम के लिए अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि हैदराबाद में इस सेंटर के क़याम के लिए रियासती हुकूमत ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी की सरगर्मियों को तेज़ करने के लिए दरकार रहनुमाई की जाएगी। कंपनी के नुमाइंदों ने रियासती हुकूमत के ताउन के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हैदराबाद में तमाम सारिफीन को मुसलसिल और मियारी बिजली की फराहमी की अहम ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बन गया है। डिप्टी CM ने बारिश के मौसम के पेश नज़र एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने अमले को अलर्ट रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बिजली के सारिफीन के लिए 1912 हेल्पलाइन के वसी तशहीर की जानी चाहिए। उन्होंने लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया। హైదరాబాద్ నగరం ఈ దేశానికే తలమానికంగా ఉన్నటువంటి గ్లోబల్ సిటీగా ఎదుగుతున్నటువంటి నగరం. ఈ ప్రాంతానికి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టడానికి గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే కార్పొరేట్ హౌసెస్ చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడికి ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. సాఫ్ట్వేర్ రంగం కావచ్చు, ఫార్మా కావచ్చు. धूलपेट में गणेश की मूर्तियां बनाने वाले हिंदू भाइयों ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मदद की अपील की थी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन को हिदायत दी कि वो कलेक्टर हैदराबाद से मुलाकात करके धूलपेट के रिहायशियों के मसाइल की नुमाइंदगी करें। MLA माजिद हुसैन ने आज मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर जफ़र खान और विजयनगर कॉलोनी के कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम के साथ हैदराबाद कलेक्टर से मुलाकात करके हिंदू भाइयों के लिए कामयाब नुमाइंदगी की। इस मौके पर धूलपेट के रिहायशियों ने मजलिस के कायदीन का शुक्रिया अदा किया। घरों में बना लेते थे छोटे छोटे, तो फिर अभी भी घर में बनाए के क्या है? ऐसा हुआ जगह खाली बना दिए कर लिए। अब टाइम नजदीक आ गया, तैयार है जी। तैयार माल है साहब, तैयार माल है, टाइम खरीद में घर पे नहीं रख सकता है जी साहब, घर पे नहीं रख सकते। अच्छा कितने मूर्तियाँ हैं? ऐसा एक 60-70 मूर्ति है, जनी के मिल के, या 12 जनी के मिल के। और जगह कितना? जगह जहाँ है साहब थोड़ा 200-400 गज पे है। 400 गज पे आप शेड लगा बना लिए हम लोग। नहीं पूरा कितना है ये हमारा, उसमें आगे कौड़ा गाड़ी लगा के डेरे तोड़ता हूँ, वो तोड़ता हूँ बोल के ऐसा पुलिस को लेने के बोले नक्को साहब 15 फैमिली, ये पूरे 15 फैमिलीज का है पूरे बन के पूरी नदी। अब कल ये जो होने आते टाइम नहीं, उसके लिए हम नहीं जाते साहब, नहीं जाते तो नहीं जाते हमारा नहीं जाते साहब। ऐसा होने के बाद मैं आपके लिए चल के आया, मैं ऐसा हुआ बोल के आपको एक ही महीने गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को, मतलब कि गणेश चतुर्थी के बाद तब आपको हमारा डिस्काउंट चले जाते। उधर नया गणेश मूर्ति एक नवरात्रि के लिए तो नहीं लगाते? नहीं लगा, एक ही महीने का हमारे को सिर्फ टाइम दीजिए, वो बच कर पूछते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों में तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। जुमेरात को कई इलाकों में गरज चमक के साथ तूफ़ानी हवाएं चलने की तवक्को है, जिसमें 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जुमे को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामबाद, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दपल्ली, भूपालपल्ली, मुलुग, कोत्तगुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और जनगांव में भारी बारिश का इम्कान है। चुनाचे महकमे मौसमियात ने उन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत भर के कई अजला में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। काबिल ज़िक्र है कि मेदक, महबूबाबाद, कोत्तगुडम और खम्मम में शदीद बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश गंगाराम सत्तूपल्ली मंडल खम्मम ज़िले में 13.6 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई।
इसके अलावा सदाशिव पल्ली में 8.6 सेंटीमीटर और सत्तूपल्ली में 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बाला इलाकों में बारिश के नतीजे में तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। 22 दरवाजे 5 फीट और 4 गेट 10 फीट तक खोलकर पानी को छोड़ा जा रहा है। नागार्जुना सागर में 2,53,000 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 2,69,000 क्यूजिक्स पानी छोड़ा गया। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 585.30 फीट दर्ज की गई है। नागार्जुना सागर के करीब जेर तामीर सुनकेसिला पंप हाउस की रिटेनिंग वॉल मुनहतिम हो गई। सुनकेसिला पंप हाउस में ये बड़ा वाकया पेश आया। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के पानी को सुरंगों में जाने से रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल की तामीर की गई थी, जो अचानक गिर गई, जिससे सुनकेसिला पंप हाउस जेर आब आ गया। यहाँ सैकड़ों मजदूर 3 शिफ्टों में काम करते हैं। 25 मीटर ऊंचा ढांचा उस वक्त गिर गया जब मजदूर ज़मीनी सतह से महफूज फासले पर थे। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान या फिर किसी के ज़ख्मी होने की कोई इतला नहीं मिली, क्योंकि इस हादसे के वक्त मजदूर शिफ्ट तब्दील कर रहे थे। बताया जाता है कि वाक़या 1 अगस्त को पेश आया, ताहम इसका ताख़ीर से इल्म हुआ। इस वाक़े की हुक्काम जाँच कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज की यूजी कोर्स की तालिबात ने उनको हॉस्टल की सहूलत फराहम करने का मुतालबा करते हुए कल शब सेल फोन्स की टॉर्च लाइट के साथ अनोखा एहतजाज किया। ये तालिबात यूजी की तालिबात के लिए हॉस्टल की तामीर का मुतालबा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में सिर्फ पीजी की तालिबात को ही ये सहूलत हासिल है और जारिया साल यूजी कोर्स में बड़े पैमाने पर दाखिलों के बावजूद यूजी की तालिबात को इस सहूलत से महरूम रखा गया, जो नामुनासिब है। हॉस्टल की सहूलत ना होने के सबब उनको कॉलेज के बाहर के दूसरे इलाकों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की और कहा कि उनके मुतालबे की तकमील तक एहतजाज जारी रहेगा। इसी दौरान कांग्रेस के एमएलसी बालामुरी वेंकट ने आज एहतजाजी तुलबा से मुलाकात की, उनके मसाइल जाने और उन्हें तयखुन दिया कि उनके मसाइल वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के लौटने के बाद उनसे मुलाकात करते हुए हल करवाएंगे। तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 बाइक्स को नुकसान पहुंचा। यह वाकया तेलंगाना के तांडू टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रात देर गए एक नाबालिग लड़का ये कार चला रहा था, जिसने घरों के बाहर ठहराई गई बाइक्स को टक्कर दे दी। इसी दौरान वहां से एक लड़का साइकिल पर जा रहा था, ताहम वो इस हादसे में महफूज रहा। हादसे का यह मंजर करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तेलंगाना के जिले महबूबनगर के जच्चला मंडल के गुरुकुल स्कूल की तुलबा खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए। ज़राए के मुताबिक इन तुलबा ने पेट में दर्द, इसहाल और उल्टियों की शिकायत की, जिसके बाद उन तुलबा को इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने उन तुलबा का मुआयना किया और उनको इलाज की सहूलत फराहम की। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के गोविंदपुर गांव के खेतों के करीब महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शेर के पंजों के निशानात को देखा और शुबा किया कि इंकसापुर जंगलाती इलाके से शेर यहां पहुंचा। उस शेर ने मवेशियों पर हमला किया था, जिसकी इतला मकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर मुआयना किया। यहाँ पर इस इलाके में एक गाय पर भी शेर ने हमला किया था और महकमे जंगलात ने किसान को 5,000 रुपये का मुआवजा अदा किया। कुवैत में फंसे तेलंगाना के जिले निर्मल के एक शख्स ने उसकी महफूज तौर पर हिंदुस्तान वापसी को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए एक वीडियो भेजी। मधुल मंडल के रवि गांव के रहने वाले राठौड़ नामदेव ने इस वीडियो में शिकायत करते हुए कहा कि वो रोजगार के लिए एजेंट के जरिए 10 माह पहले इस खलीजी मुल्क को आए थे। अगरचे के एजेंट ने उनसे कहा था कि उनसे सफाई का काम लिया जाएगा, ताहम कुवैत पहुंचने के बाद उनको सहरा में छोड़ दिया गया। उसने सहरा में बनाई गई एक वीडियो अपने अरकान खानदान को भेजी, जिसमें उसने अपने महफूज तौर पर आबाई इलाके को वापसी की ख्वाहिश की। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के चीराला टाउन में सैयद आमीन आरिफ के बहिमाना कत्ल के खिलाफ मकामी मुसलमानों ने चीराला क्लॉक टावर के पास जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और हमलावरों को फौरी गिरफ्तार करते हुए सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। सैकड़ों मुसलमानों ने क्लॉक टावर की मेन रोड पर बैठकर धरना दिया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गई। एहतजाजियों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।